हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फाइन एग्रीगेट्स में जो सैंड होती है या डस्ट होती है या फिर बदरपुर होता है, ये 3 टाइप की चीजें होती हैं। एंड ये वाला एक फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे हमें परसेंटेज पता चलती है कि 60 टू 75% अग्रीगेट्स होते हैं, 14 टू 21% वाटर होता है, एंड 7 टू 15% ऑफ सीमेंट, एंड रेस्ट 8% इज एयर। ओके, दिस इज हाउ अ कंप्लीट कॉन्क्रीट इज मेड। ओके, देन उनके प्रोपोर्शनिंग होती है 1:2:4 या 1:3:6, जिसको आप ग्रेड्स बोलते हैं। तो ये जो ग्रेड्स होते हैं इसमें 1 पार्ट जो होता है सीमेंट होता है, 2 पार्ट सैंड होता है, और 4 पार्ट एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं। देन 2 टाइप की मिक्सिंग होती है, हैंड मिक्सिंग एंड मशीन मिक्सिंग। मशीन मिक्सिंग में फर्दर 2 टाइप होते हैं, ये हैंड मिक्सिंग है, ये मशीन मैनुअल मशीन मिक्सिंग है, छोटी साइट्स के लिए अवेलेबल होती है ये। एंड देन देयर इज अ आरएमसी प्लांट जो कि बड़ी साइट्स के लिए यूज होता है। ओके, ये वाले ट्रक्स आपने रोड पे घूमते हुए देखे होंगे कभी ना कभी। यस सर, यस सर। जिन्होंने नहीं भी देखे हैं, अब आज के बाद अगर वो ये वाले ट्रक देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि कंक्रीट सप्लाई हो रहा है। यस सर, इनका एक टाइम लिमिट सेट होता है कि मतलब इतने देर में इनको पहुंचना होता है साइट पे, हाँ, उसके बाद नहीं तो वो खराब हो जाता है। और वो टाइम लिमिट सेट करने के लिए इनमें क्या मिलाया जाता है, इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था? रिटार्डर्स पढ़ते हैं शायद से। एड मिक्सचर्स मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से उनके सेटिंग टाइम को डिले किया जाता है। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। और कौन से मिक्स में कितना लीटर ऑफ वाटर यूज होता है इन वन बैच, लाइक 50 kg ऑफ सीमेंट? 1:3:6 में 34 लीटर्स, 1:2:4 में 30 लीटर्स। ओके, सो सिमिलरली ये देन वी हैव रेड अबाउट लेइंग ऑफ पीसीसी, कि कैसे ले करते हैं। पहले जो बेस होता है उसको क्लियर करना चाहिए, फिर बिछाना चाहिए। देन क्यूरिंग ऑफ पीसीसी, क्यूरिंग क्या होती है बताओ बच्चों, और क्यों इंपॉर्टेंट होती है क्यूरिंग? सर मतलब जो नया नया मतलब वो बनाते हैं ना पेस्ट, उसको सर थोड़ी देर के लिए मतलब ऐसे, अगर उस टाइम यूज नहीं हो रहा ना तो ढक देते हैं या फिर ऐसे संभाल के रख देते हैं ताकि वो खराब बराब ना हो ऊपर से, या वो जमे ना, ऐसा कुछ। नहीं, क्यूरिंग क्यूरिंग के बारे में पूछ रहा हूँ बच्चों। पानी के धोते हैं तो फिर ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे और उसकी प्रॉपर्टी बॉन्ड और सर ड्यूरेबिलिटी और हमने बताया था ना कि तराई करते हैं उसको। हाँ हाँ, यस मैम, हाँ, यस तराई मैम, याद करते आ हैं गया। उसको। क्योरिंग, यस तराई मैम। करते हैं, क्यों करते हैं तराई? मैम स्ट्रेंथ ताकि मैम डेवलपमेंट उसकी की और स्ट्रेंथ बढ़ती ड्यूरेबिलिटी रहे के लिए। और मैम स्टेबल हो जाए, वो सेट हो जाए वहाँ पे अच्छे से। मैम उससे मतलब ताकि एडिक्वेट वो जल्दी अमाउंट ऑफ ड्राई ना हो, मॉइस्चर मिले। जल्दी ड्राई ना हो। देखो, थोड़ा सा ना लेमन इसलिए भी लैंग्वेज बतानी पड़ती है बिकॉज जब साइट पे जाओगे तो वहाँ इंग्लिश में भी नहीं चलता, लेकिन याद इंग्लिश वाला भी रखो क्योंकि अभी पेपर जो है वो, और यहाँ पे जो तुम्हारी डिस्कशन होगी वो इंग्लिश में ही होगी। ठीक है? पक्का मैम, पक्का। हाँ। टेक्निकली साउंड होना जरूरी है बिकॉज यू आर टेक्निकल स्टूडेंट्स। ओके, You ओके people are सर, पक्का। professionals now, so we expect more applicable things from you people. Okay? अब लगे टेक्निकल होनी चाहिए। तो क्यूरिंग के बारे में पढ़ा आप लोगों ने। क्यूरिंग के बारे में मैं ये कहूँगा कि आप लोग और थोड़ा सा रिसर्च करें, आपको और अच्छे से पता चलेगा प्रोसेस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे पानी भर दिया जाता है, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है प्रोसेस, उसको रिमूव करने के लिए, और कंक्रीट के या सीमेंट के प्रॉपर जो सेटिंग होती है वो क्यूरिंग के थ्रू ही अचीव होती है। देन हमने पीसीसी को लेके डूज एंड डोंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, फॉर्म वर्क को लेके पढ़ा था, एडवांटेजेस ऑफ लेइंग पीसीसी पढ़ा था हमने। देन हमने मिक्सेस पढ़े थे जहाँ M5 से लेकर M40 तक पढ़ा था, जिसमें हमें पता था कि M15 या M20 सबसे कॉमनली यूज्ड मिक्स है, जो कि रेसिडेंशियल घरों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। I एंड can't देन see the screen. I don't know why. The screen is blank सर at my स्क्रीन part. नहीं दिख यस रही। सर, सर स्क्रीन नहीं दिख सर रही सर। स्क्रीन नहीं दिख मैं रही बोलने सर। वाला था। स्क्रीन नहीं दिखती दिख रही है सर। अब दिख रही है सर। किसको? सर अब देखो। ओके, अब अब दिख चली रही गई है सर सर फिर से। गायब हो गई। अब नहीं दिख रही सर सर। गायब सर, नहीं ये दिख रही चली सर। गई फिर से। कुछ ब्लैंक हो गया, मतलब सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आ गई सर। अभी दिखेगी, एक सेकंड।
ठीक है, अब दिख रहा है? हाँ जी सर, यस आगे। सर, हम्म। आगे सर। तो हम लोगों ने ये डिजाइन मिक्स देखे थे, ग्रेड्स देखे थे कंक्रीट के, जिसमें हमने 4 टाइप की कैटेगरीज पढ़ी थी: लीन, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ओके, सो ये जो ऑर्डिनरी कंक्रीट के ग्रेड्स होते हैं सबसे कॉमनली यूज होते हैं। स्टैंडर्ड, फिर उनके एप्लीकेशंस अलग होते हैं, हाई स्ट्रेंथ के एप्लीकेशंस अलग होते हैं, और इनके बारे में हमने डिटेल में भी पढ़ा था, राइट? एप्लीकेशंस के साथ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बच्चों, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस क्लियरली। सर। क्लियरली? तो ये पढ़ा था आप लोगों ने, ये ग्रेड्स? बता दो, यस हाँ सर, ना बता। पढ़ा तो था सर। यस सर, पढ़ा था, दोबारा पढ़ेंगे? पढ़ा था सर, पढ़ा था। पढ़ा था। तो ये ग्रेड्स पूरे होने के बाद फिर हम आरसीसी पे आए थे। आरसीसी में कुछ इस टाइप की फोटोज देखी होंगी। फिर आरसीसी होता क्या है, ये डायग्राम देखा था कंप्रेशन टेंशन का क्या होता है? देखा। यस सर। यस सर, बताया था मैम ने इसके बारे में। यस सर। ओके, देन बार्स कितने टाइप के आते हैं ये पढ़ा था। हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, टीएमटी, वेल्डेड, पढ़ा था ये वाला? ये सर पढ़ा था। यस सर। तो टीएमटी यस क्या सर। होता है, जल्दी से बताओ। सर ये बता देना एक बार फिर से। अभी सर तुमने ये तो याद नहीं है सर, मतलब ये याद सर नहीं था। मैंने नहीं कहा यस। हाँ, हाँ सर, ना ही मैंने बोला यस। देखो किसी ने तो यस बोला। अब मुद्दे वाली बात ये है कि पहले बताओ टीएमटी का मतलब क्या होता है, कम से कम फुल फॉर्म बता दो। तो मैं अज्यूम करूं तुमको टीएमटी नहीं समझ में आया अच्छे से, या पढ़ा नहीं तुम लोगों ने? सर थर्मो करके कुछ था सर। थर्मोमैकेनिकल Exactly. ट्रीटमेंट। हाँ सर, ऐसा ही कुछ सर, हाँ, बट मेरे को याद नहीं अच्छे से सर। मैंने ये मतलब स्क्रीन पे दिख रहा है? अब याद आया? सो क्या लिखा है स्क्रीन पे, पढ़ के बताओ। सर इसके पहले वाले दो भी बता देना। चलो एक बार ये बार्स वाला मैं तुम्हें फटाफट बता देता हूँ। सो प्रैक्टिकली बात करते हैं। प्रैक्टिकली जो 4 फॉर्म्स ऑफ बार लिखे हैं उसमें जो मोस्ट कॉमनली या फिर जो ओनली आज के टाइम पे मार्केट में यूज हो रहा है, दैट इज टीएमटी बार्स। टीएमटी बार स्टैंड्स फॉर थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड रेनफोर्समेंट बार्स। ठीक है, ये माइल्ड स्टील के ही बने होते हैं। ज्यादातर रेनफोर्समेंट बार्स जो बनते हैं वो माइल्ड स्टील के ही बनते हैं, क्योंकि उनकी एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं, प्लस उनमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। ओके, सो थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड रेनफोर्समेंट जो होता है उसका बनाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज एंटायरली डिफरेंट। इसी वजह से वो जो टीएमटी बार्स हैं वो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। सो बनाने का प्रोसेस क्या है, रेड हॉट मोल्टन जो बार्स होती हैं, जब वो गर्म होती हैं, लाल होती हैं एकदम, तब क्या किया जाता है, उनको उनके ऊपर पानी स्प्लैश किया जाता है। ओके, पानी स्प्लैश करने की वजह से क्या होता है कि उनकी जो आउटर लेयर होती है वो हार्ड हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, और अंदर वाली जो लेयर होती है वो माइल्ड स्टील की ही रहती है, वो सेम प्रॉपर्टीज में रहती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल सरिया जो होता है उसमें 2 टाइप की प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाती है। सेम मटेरियल 2 अदर तरीकों से बिहेव करता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़ जाती है। ये समझ में आया? यस सर। ओके, सो मैं एक बार
बुकिश लैंग्वेज तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ. TMT bars are manufactured by sudden quenching of red hot steel bars by a spray of water, can produce steel bars with high strength at the surface with a core of mild steel. ठीक है, कोर माइल्ड स्टील का रहता है और ऊपर का जो स्टील होता है वो हाई स्ट्रेंथ स्टील में कन्वर्ट हो जाता है पानी स्प्लैश करने की वजह से. ओके, एकदम से सडन स्टिफ हो जाता है वो. तो बच्चों, जो ज्यादातर रेनफोर्समेंट बार्स होती हैं उसमें 4 टाइप की कैटेगरी होती हैं: हॉट रोल स्टील, टॉर स्टील, TMT बार्स एंड वेल्डेड फैब्रिक्स. ओके, हॉट रोल स्टील जो होती है वो नॉर्मली जो प्रोसेस होता है जिसमें गरम जो हमारा मिक्सचर होता है, जो मिनरल्स होते हैं या जो आयरन का कंटेंट होता है स्टील में मिला के, उनको एक डाई में डाला जाता है और वो प्लेन बार्स होती हैं. ओके, जो कि यूज नहीं होती हैं. देन उसके बाद होता है कोल्ड टूस्टेड टॉर बार्स. उन्हीं बार्स को अगर हम कास्ट होने के बाद, ठंडा होने के बाद जब उन्हें मोड़ देते हैं तो उनमें टॉर्स डेवलप हो जाते हैं या डिफॉर्म्ड बार्स हो जाती हैं, वो शेप चेंज कर लेते हैं, तो वो टॉर बार्स होती हैं. TMT बार्स के बारे में आपने पढ़ा. वेल्डेड वायर फैब्रिक, वेल्डेड वायर फैब्रिक का मतलब ये होता है कि वो एक जाली टाइप का मेश बन जाता है. ओके, ये अभी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं चारों चीजें. So the first type is mild steel bars, is traditionally produced by hot rolling. The bars are hot rolled from a round shape with a smooth surface. These bars are also called mild steel plain bars. Okay, so ये mild steel plain bars के नाम से भी जानी जाती हैं और ये hot rolled ही होती हैं. That's all. और plain bars होती हैं. इसमें भी 2 ग्रेड होते हैं, grade 1 and grade 2. ग्रेड 1 जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू ग्रेड 2, और इनकी जो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज होती हैं वो एज कम्पेयर टू TMT बार्स उतनी अच्छी नहीं होती हैं, बट एज कम्पेयर टू नॉर्मल बार्स ये ज्यादा अच्छी होती हैं. ओके, देन इसी के अंदर और कैटेगरीज भी हैं, जिसमें अगली कैटेगरी होती है हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील रिब्ड बार्स. तो अब पहले वाला जो हमने कैटेगरी पढ़ी थी, ये माइल्ड स्टील बार्स, ये प्लेन बार्स थी. सेकेंड वाले में हमने रिब्स ऐड कर दी. रिब्स पता है बच्चों आप लोगों को क्या होता है? सरिये के ऊपर वो जो एक लेयर बनी होती है शेप्स की, एम्बोज्ड होता है चीजें, देखी हैं वो? यस सर. रुको दिखाता हूँ. ये दिख रहा है, ये सर वो राउंडेड शेप्स, ये दिख रहा है बना हुआ सरिये के ऊपर. यस सर. These are ये दिख रहा है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो ये जो प्रोट्रूडेड पार्ट निकला हुआ है ना सरिये के ऊपर, ये जो शेप्स दिख रहे हैं डिफरेंट, दीज आर कॉल्ड रिब. ओके ओके सर, ओके ओके ओके. सर आवाज ना बहुत एको कर रही है आपकी. ओके, प्लीज जो लोग नहीं बोल रहे अपना माइक अगर ऑफ कर लोगे तो. अपना माइक ना बंद कर दो, बिकॉज उसकी वजह से भी बहुत वॉइसेस कई बार एको भी करती है. हाँ. ओके, तो एक नॉर्मल बार्स हो गई, नॉर्मल हॉट रोल्ड बार्स हो गई, एक उसी के अंदर हो गई हॉट रोल्ड स्टील रिब्ड बार्स. सो उन्हीं बार्स में क्या किया कि रिब्स ऐड कर दी. देन देर आर बच्चा, आप लोगों को HYSD सुना है कभी आप लोगों ने ये वर्ड? नहीं सर. सर वही है क्या सर, हाई यील्डिंग स्ट्रेस वाला? करेक्ट करेक्ट, वही है, एकदम हाँ, वही है. वही है. सो स्ट्रक्चर से पढ़ा होगा ना HYSD bars. So ये जो HYSD bars थी, they were used at some times, but they are now eradicated. They are not being used. Okay. So ये वही HYSD bars and they are not recommended for RCC works. Okay. Then इसी में कैटेगरी आ जाती है hot rolled high strength ribbed bars is a third type which produced by hot rolling and got by micro alloying which is of high strength. So इसमें क्या करते हैं, एक alloy कर देते हैं उसी स्टील के ऊपर, जिससे स्ट्रेंथ और डेवलप हो जाती है. ओके, सो पहले यहाँ पे माइल्ड स्टील रिब्ड बार्स थी, अब यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ रिब्ड बार्स आ गई जिसमें हमने एलॉय ऐड कर दिया. और चौथा टाइप तो आपको पता ही है HYSD बार्स.
ये जो HYSD बार्स हैं ये हाई स्टील स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स होती हैं जिनका यूज नहीं होता है, बट पहले के टाइम पे होती थी। और ये जो बार्स हैं इनको टोटली TMT बार्स ने रिमूव कर दिया है मार्केट से। ओके, देन नेक्स्ट कैटेगरी, सो ये सारे के सारे कैटेगरी थे हॉट रोल्ड स्टील में। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स या टॉर स्टील जिसको बोलते हैं। So cold twisted deformed bars or tall steel bars were the first high strength bars used in India. These bars are first hot rolled in the mill and formed high grade mild steel with 3 or more parallel straight ribs on it. Okay, as the projection of the steel are like straight lines, this steel is easily identified in the field. Also, they will form a helical around the bars in cold twisting. These steel are more susceptible to corrosion much quicker than other bars, which are not recommended for use in many advanced countries. सो इसके टेक्स्ट से हमको ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि पहले इनको हॉट रोल ही किया जा रहा था, बट हॉट रोल करते वक्त इनके ऊपर पैरेलल रिब्स बना दी गई थी और जब वो ठंडा हो जाता था तो उसे घुमा देते थे। तो अगर हम इसका डायग्राम देख के समझना चाहें तो आपको ये वाली लाइंस दिख रही हैं, हेलिकल लाइंस। हेलिकल लाइंस है ना, अज्यूम करो कि ये स्ट्रेट लाइंस थी और सरिया ठंडा होने के बाद इनको घुमा दिया गया, तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है बार्स के ऊपर, ये कोल्ड ट्विस्टिंग के थ्रू हुआ है। सो उन्होंने क्या किया, नॉर्मल सरिया था उसको ऐसे करके घुमा दिया अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम बोथ द एंड, तो उसके बीच में जो रिब्स थी, जो स्ट्रेट लाइंस थी, वो हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो ये तरीका था ओके सर, ओके, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स बनाने का। ओके, उसके बाद आई TMT बार्स। अब TMT बार्स में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसमें 3-4 ग्रेड्स होते हैं, FE 415, FE 500, FE 550 और FE 600। इसके बारे में पढ़ा है आपने? बताओ गाइस क्या होता है एफई, किसका शॉर्ट फॉर्म होता है? साइंस वाले हो सब? आयरन। आयरन का मैम, आयरन का। आयरन का। ये पढ़ा है कभी? तो जैसे हमने सीमेंट की स्ट्रेंथ पढ़ी 33, 43, 53, कंक्रीट की पढ़ी M25, M15, वैसे ही TMT बार्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है ये FE 415, FE 500, 550 या 600। ओके, आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर्स में पढ़ा हुआ है क्योंकि बाकी दोनों क्लास ने बताया, उन्होंने स्ट्रक्चर्स में पढ़ा है ये। सर तो मतलब ये इतना आयरन उसके अंदर डला हुआ है, इसका ये मतलब है? आयरन नहीं, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी हाई होती है। उस आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, सो ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ये देखो सीधा सीधा रिलेशन है। सीमेंट की 33, 43, 53 थी, आप PCC की 25 से 80 तक थी, और ये 415 है। तो सोचो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। ओके, यस सर। so this is how a TMT bars look like in reality. so आप लोग कभी भी किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर फ्यूचर में जाते हैं या देखेंगे, तो वहाँ अगर आप सरिया का इस्तेमाल होते हुए देखें तो आपको देख के समझ में आएगा कि इस टाइप के दिखने वाले सरिया TMT बार्स, इन जनरली साइट पे आजकल TMT बार्स ही यूज होते हैं। ओके ओके, समझ में आई ये 3 कैटेगरीज? यस सर। हाँ जी सर, आ गई। और 4th कैटेगरी होती है वेल्डेड वायर फैब्रिक्स। ये दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। तो ये जो वेल्डेड वायर फैब्रिक्स होता है, ये हम आज जो टॉपिक एक एक्स्ट्रा कवर करने वाले हैं आज की क्लास में, फेरो सीमेंट, उसके अंदर पढ़ेंगे। सो होता क्या है, ये ऑलरेडी एक जाली बनी हुई होती है जिसका डायमीटर बहुत कम होता है। ओके, उसको कंक्रीट के साथ या मोर्टार के साथ यूज किया जाता है, बस ये वायर मैश होता है। सो आप लोगों ने कभी वायर मैश यूज होते हुए देखा है किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे? नो सर। कभी फॉल सीलिंग वगैरह में कहीं पे भी? देखा है सर, वायर मैश काफी जगह पे यूज होता है सर। ओके, कोई बात नहीं, अभी जब हमारा टॉपिक आएगा तो हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है, अच्छा ये समझ में आए 4 टाइप के बार्स, नहीं समझ में आए? हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, टीएमटी बार्स एंड वायर मेश। हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड एंड टीएमटी बार्स, इनका बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम होता है, बस पोस्ट प्रोसेसिंग होती है। और वायर mesh is an entirely different process. Okay, chalo, let's move ahead with the new topic which is known as ferro cement. So ferro cement का नाम सुना है कभी? Yes, sir. क्या होता है फेरो सीमेंट, अगर नाम सुना है तो? वैसे नॉर्मली पता है सर, आयरन मिक्स होता नहीं है, सर, इसकी नहीं स्ट्रेंथ सुना। काफी ज्यादा बढ़ जाती है सर। क्या बढ़ जाती है? स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, जो कंक्रीट बनता है सर, रिजल्टेंट। ओके, कैसे, कहाँ देखा है आपने मनीष को एग्जाम्पल देखा है तो एक्सप्लेन करो क्लास को, अगर आपने कोई एग्जाम्पल है तो। दिमाग में कोई सुना भी है साइड का मैम, अगर वैसे देखा नहीं है कभी साइट पे। नहीं देखा है, चलो ठीक है। ठीक है, तो फेरो सीमेंट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। So ferro cement is a construction material consisting of wire meshes and cement mortar. ध्यान से सुनो, wire mesh and cement mortar. Application of ferro cement in construction is vast due to the low self weight, lack of skilled worker, and no need of framework, etc. It was developed by P.L. Nervi, an Italian architect in 1940s. Quality of ferro reinforcement work are assured because components are manufactured on machinery set up, and execution time at work site is very less. Cost of maintenance is low, and this material has come into widespread use only in construction in last 2 decades. ये पिछले कुछ 2-3 दशकों में ही ज्यादा यूज होने लगा है। स्किल्ड लेबर की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, कोई फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं होती है, फॉर्म वर्क की जरूरत नहीं होती है, बहुत हल्का होता है और बहुत जल्दी बन के खड़ा हो जाता है, इसलिए इसका जो यूज है वो बढ़ने लगा है। अब जिन लोगों ने फेरो सीमेंट नहीं देखा है, क्या किसको कहते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फोटो दिख रही है? यस सर। सो इस फोटो में क्या किया है, ये जाली के ऊपर ही मोटर लगाते जा रहे हैं, दिख रहा है? एक स्केलेटल है बार्स का और उसके ऊपर एक लोहे की जाली लगी हुई है और उस जाली के ऊपर ये मोटर लगाते जा रहे हैं, दिख रहा है? सर वायर Yes, मैश sir. उसकी सरियों की वायर मैश है। सरियों की नहीं, वायर मैश ये वायर चिकन मैश होती है बेसिकली, जो तुमने देखा होगा स्कल्पचर वर्क वगैरह में भी यूज होती है। Yes, ma'am. अच्छा, जो पीओपी वगैरह में भी यूज होती है मैम। हाँ, पीओपी में भी यूज होती है ये हाँ, वाली जो जाली। पीओपी में यूज होती है। तो सर इसको भर देते हैं वो सीमेंट और मोर्टार से? हाँ, मोटार से बस इसके ऊपर देखो पेस्ट किया जा रहा है, प्लास्टर कर देते हैं। और सर ये क्या डाल रहे हैं, टाइल लगा रहे हैं इसके ऊपर? टाइल नहीं लगा रहे हैं, वो बस पकड़ा हुआ है उसने ताकि पीछे से मसाला लगाए उसके पीछे से मसाला ना लगा के सेंटर में वायर मैश होगी। ओके 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 मैम। वो। ठीक है, सो फेरो सीमेंट के मेन कंपोनेंट्स क्या हो गए, एक स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया, ये जो तुम्हें बार्स दिख रही हैं, एक वायर मैश हो गया और उसके ऊपर लगा हुआ मसाला हो गया। ठीक है, सो ओके सर। इससे हमें देख के समझ में आ रहा है ना कि इसकी जो ओवरऑल थिकनेस होगी वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल कन्वेंशनल वॉल्स या एनक्लोजर्स। हाँ जी सर, वो तो ब्रिक वॉल की तो काफी ज्यादा होगी इससे। ठीक है, सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इट इज हाईली वर्सेटाइल फॉर्म ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट। वर्सेटाइल इसलिए क्योंकि इससे हम कोई भी फॉर्म अचीव कर सकते हैं, नॉन रेक्टिलिनियर फॉर्म्स भी बना सकते हैं। ओके, इट्स अ सर टाइप इसको नॉर्मल वॉल पे भी यूज करते हैं, मतलब नॉर्मल मतलब कहाँ यूज करते हैं, कैसी वॉल्स बना ये सकते हैं इसके ना लिए? जनरली ना फॉल सीलिंग वगैरह में यूज होता है, तुमने देखा होगा कई जगह पे ना वॉल्स में ना यूज करते हैं इसको, सो दैट की थोड़ी सी ना उसकी ऊपर जैसे कुछ काम कार्विंग वगैरह करनी होती है, या फिर पीओपी से कुछ कोई एक छोटा सा Yes, स्कल्पचर ma'am. कहीं बनाना होता है, जैसे तुमने एग्जीबिशन एरियाज में भी नोटिस किया होगा, वहां पे भी काफी यूज होता है ये, जहाँ पे जो है वो चीजें थोड़े टाइम के लिए वो लोग इंस्टॉल करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद वापस लेके चले जाते हैं। They took the over पूरा entire their sculpture work and the display work and took it to took their homes. ये मतलब वहां हम पे भी बहुत परमानेंसी के लिए जगह तो पे नहीं लगाते होंगे ना इसको?
मतलब इसके अंदर इतनी जान नहीं है कि ये परमानेंट जो है वो चीजों के लिए यूज हो पाए। वही मैं कह ये टेम्पररी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए यूज हो सकता है, जैसे तुम लोग हार्ट में डिजाइनिंग करते हो, दिल्ली हार्ट जैसे पिछली बार हम लोगों ने बच्चों को कराया, कोई इंटरप्रिटेशन सेंटर टाइप की कोई चीज़ है वो करवाई, तो उस केस में यूज कर सकते हो उसको। और जैसे तुमने सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जिसके अंदर तुम्हें सिर्फ वॉल्स खड़ी करनी है लेकिन छत में कुछ डिस्प्ले लगानी है, उस तरीके का, या बैम्बू का कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो तुम, ऊपर और नीचे तुमने फेरो सीमेंट के से कुछ खड़ा कर दिया, ठीक है वहां मैम, यूज हो ठीक है सकते हैं। मतलब परमानेंट ठीक है कोई मैम। ऐसी स्ट्रक्चर नहीं, जैसे तुम्हें रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, अब वहां पे लोगों को एरियाज में शिफ्ट करना है, उनको एक छोटा सा मान लो एक केबिन सा या एक छोटी सी अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी है फॉर 15-20 डेज और से मंथ, तो वहां पे बना के उनको दे सकते हैं, जल्दी भी बन जाएगा और वो खुद ही बना लेंगे, उनको किसी की जरूरत नहीं है ना। इतनी इतनी माइनर कंस्ट्रक्शन तो वो लोग अपने आप ही उनको आती होती है, वो खुद ही कर लेते हैं, जो गाँव ठीक में है मैम, लोग ठीक है घर बनाते ठीक हैं है मैम, अपने। ठीक है ठीक है, तो होता क्या ठीक है है ये सर, थैंक यू। लो लो स्ट्रेंथ मटेरियल है, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कन्वेंशनल मटेरियल कम होती है, इसलिए इसकी टेम्पररीनेस जो है वो हाई है। ओके, और जैसा कि मैम ने बताया टेम्पररी स्ट्रक्चर्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, या फिर कहीं भी ऐसी जगह पे जहां हमें लाइट वेट कंस्ट्रक्शन करना हो वहां पे यूज होता है ये। ओके, और स्पीडी कंस्ट्रक्शन करना हो क्योंकि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। मेश में भी मेटल और सूटेबल मटेरियल, मेश जो होता है वो इसमें मैं एक चीज देख रही थी कि मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन में ना, जैसे जो आपकी वो आती है ना, जिसको बोलते हैं लो कॉस्ट में, तो लो कॉस्ट में ना एक जगह पे मैंने देखा था अभी केस स्टडी में, तो वो क्या कर रहे थे जहाँ पे रीइंफोर्समेंट बीम कॉलम में लगाने के बाद जो उनका बेसिक एक मॉड्यूल बना रहे थे, उनकी दीवारों में भी उन्होंने चिकन मैश यूज किया हुआ है। मतलब वो क्योंकि बहुत थिक दीवारें नहीं बना रहे थे, सारी दीवारें उन्होंने 115 की ही बनाई थी, 230 की वॉल्स नहीं बनाई थी, तो उसके अंदर ये चिकन मैश इंट्रोड्यूस करे हुए थे सारी दीवारों में उन्होंने, फिर ऊपर से प्लास्टरिंग कर रहे थे वो। मेरे को अभी याद नहीं आ रही है, मैं नाम बताऊंगी तुम्हें, उसमें यूज हुआ हुआ है इसका। ठीक है। तो मैम ने एक टेक्निकल टर्म बताया चिकन मैश, सुना है कभी आप लोगों ने? मुर्गा जाली। नो सर। ओके, कोई बात नहीं, गूगल करना है इसके बारे में, चिकन मैश मुर्गा जाली, तो आप लोगों को आज चिकन का तो कपड़ा होता है सर। चिकन तो खाते भी हैं। भाई वो कपड़ा होता है, वो पहनने वाला कपड़ा होता है। वो जो कपड़ा होता मैंने है वही सुना मैम बस। कैसे बनता है वो? देखा होगा एक ना जाली सी, तुमने वायर मेश देखी है जो यस दरवाजे और खिड़कियों यस में मैम। लगती है? मैम वो हेक्सागन वाली शेप की ऐसी होती है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। हाँ हाँ, हेक्सागन वाली, उसकी ना तुमने देखा होगा कि काफी जगह पे ना, जैसे कुछ कहीं पे कोई चीज बांधनी होती है ना, कभी कभी मोटी सी कोई तार का यस बंडल मैम। या कुछ, उसमें भी ना काफी जगह पे वो बांध देते हैं उसको। मॉल्स में देखी होगी तुमने अक्सर ना, वो कई जगह पे ऐसे रोलिंग करने के लिए कई कई जगह पे वो लोग यूज करते हैं उसको। जैसे मोटा तार का बंडल था तो वो बाहर से दिख भी रहा है हमें, और वो उसको बांधने के लिए भी यूज करते हैं। बिसाइड दैट ना, तुमने अगर ध्यान से फॉल सीलिंग किसी ने देखी है तो उसमें तो अक्सर यूज होती है, घर वाली भी और कमर्शियल सब में यूज होती है ये, जहाँ पे जो तुम करते हो कंस्ट्रक्शन, ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होती है। ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ कंक्रीट, इन जनरली फेरो सीमेंट जो होता है उसमें कंक्रीट यूज नहीं होता है, मोटार यूज होता है। ओके, सो बच्चों मोटार और कंक्रीट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सर मोर्टार में शायद कोर्स एग्रीगेट नहीं आता। हाँ, मोटार में कोर्स एग्रीगेट नहीं होता। ओके, बड़ी सो देर मोटार लगी, में क्या देर होता है, से सोच कंक्रीट रहे हैं होता सब। है उसके अंदर कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट दोनों होते हैं। ओके, सो मोटार जो होता है बेसिकली प्लास्टरिंग के लिए यूज होता है, या फिर ब्रिक के बीच में एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज होता है। और कंक्रीट तो आप लोगों को यूज पता ही है। तो ये जो मोटार होता है, इस मोटार को इस जाली के दोनों तरफ लगा देते हैं, और एक हमारे पास एक मटेरियल बन के आ जाता है जो कि स्ट्रांग भी होता है, जल्दी भी बन जाता है, और थिकनेस भी कम होती है और लाइट वेट भी होता है। ओके, सो इसमें कंक्रीट यूज सर नहीं तो करते इसको बेसिकली सर क्या बोलेंगे, फेरो सीमेंट रीइंफोर्समेंट। ना, फेरो सीमेंट, दैट्स ऑल। ओके ओके ओके, ठीक है फेरस का सर, ठीक मतलब है। पता है आपको? फेरस, फेरस किसे कहते हैं? फेरस फेरस सुना और था नॉन सर, बट अभी फेरस याद नहीं। मेटल्स पढ़े हैं ना तुम लोगों ने 10th में? फेरस जिसमें आयरन होता है, नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता है, बस। ओके 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 मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसीलिए फेरो सीमेंट है ये।
संधि विच्छेद करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि किस शब्द का क्या मतलब है, और हर चीज संधि विच्छेद करके पता नहीं चलती है कई बार। सही बात है सर। संधि विच्छेद करोगे तो पता चलेगा। ओके, अभी संधि विच्छेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मतलब हमें हिंदी में इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे तो। Okay, strength depends on two factors: quality of cement and mortar mix and the quality of reinforcing material. So इसकी जो strength या quality होती है वो बस दो चीजों पे डिपेंड करती है। वो दो चीजें होती हैं कि हमारा मोटार मिक्स कैसा है, प्लस जो हम वायर मैश यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसे है। ओके अच्छा, चलो फटाफट अब एक चीज करते हैं। शिप्रा, शिप्रा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। शिप्रा, टीएमटी क्या होता है? सर टीएमटी बार्स आपने बताया कि जो रेड मोल्टन बार्स होते हैं उनको उन पे पानी स्प्लैश कर दिया जाता है तो फिर उन पे दो प्रॉपर्टीज आ जाती है, स्टील की भी और टीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है शिप्रा? सर थर्मो मैकेनिकल समथिंग रीइंफोर्समेंट बार्स, याद नहीं आ रही। अभी तो पढ़ा है तुमने। अभी तो तुम्हें दोबारा समझाया। गूगल करो टीएमटी के बारे में। ठीक है सर। कुसुम, कुसुम परी तुम बताओ यस सर। क्या होता है टीएमटी बार? सर फुल फॉर्म। हेलो हाँ बताओ बेटा। सर फुल फॉर्म। फुल फॉर्म भी बताओ और बार भी क्या होती है वो भी बताओ। सर एक सेकंड, थोड़ी सी पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है। उज्जवल तुम बताओ चलो। सर आप बैठे ना। हाँ मुझे तो पहले भी बैटरी लग रहा था। सर थर्मो सर वो थर्मो ट्रीटेड बार्स होते हैं जिनका हार्ड 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 कोर बाहर से होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, इनर कोर होता है उनका सॉफ्ट। सर वो जब वो मोल्टन मतलब बिल्कुल डार्क रेड कलर के होते हैं, मतलब गर्म होते हैं, तब उनको वाटर ट्रीटेड करा जाता है जिससे उनका आउटर सरफेस काफी हार्ड हो जाता है और इनर सरफेस सॉफ्ट हो जाता है, जैसे कटाना तलवार का होता है सेम। ऐसा किसमें होता है? तो कटाना तलवार जो समुराई यूज करते हैं जापान में। बहुत सही एग्जांपल दिया है, बहुत सही एग्जांपल दिया है तुमने। जो कटाना तलवार वाला बता रहे हो आप जापान में, तो पहले जो तलवारें बनती थी उनमें जो स्टिफनेस थी वो इसी प्रोसेस से ही आती थी। गरम गरम मोल्टन हॉट जो वो मटेरियल होता था उसको पानी में डुबो दिया जाता था और निकाल लेते थे तुरंत, या पानी स्प्लैश करते थे, तो उसकी जो आउटर सरफेस है वो बहुत हार्ड हो जाती थी, और जो इनर मटेरियल है वो माइल्ड स्टील का ही रहता था। सो जो ओवरऑल मटेरियल है वो माइल्ड स्टील ही है, बट उसकी जो बाहर की लेयर है वो बहुत हार्ड हो जाती है और अंदर नॉर्मल स्टील ही रहता है, तो इससे ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। समझ में आया? जो जो लोग सो रहे हैं उन लोगों को बता रहा हूँ मैं ये वाली चीज। सर मतलब अगर हम लोग गरम पर पानी डाल रहे हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ कैसे रही है? जहाँ तक मुझे पता है स्ट्रेंथ थोड़ी लो नहीं हो जाएगी कि मतलब नहीं हम एकदम गरम से एकदम ठंडा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। सो ये जो थर्मल चेंज होता है ना, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मटेरियल के साथ ये चीज कर रहे हो। ओके, सो देखो, अगर माइल्ड स्टील है वो, मतलब उसकी टेंसाइल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है, आप उसके साथ ये करते हो तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बट साइमल्टेनियसली सपोज करो राउट आयरन है या फिर कास्ट आयरन है या पिग आयरन है, कास्ट आयरन के ऊपर अगर आप ये काम करते हो तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। ओके राशि? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। यो
ओके, तो ये देखो, ये उसका एक क्रॉस सेक्शन है फेरो सीमेंट का, जिसमें रेनफोर्समेंट बार्स है, जाली है और ऊपर से कंक्रीट है। ओके, अब फेरो सीमेंट जो है उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेजेस पे ध्यान देना और एडवांटेजेस पे भी ध्यान देना। ओके, सो पहले एडवांटेजेस पढ़ते हैं। बेसिक रॉ मटेरियल्स आर रेडिली अवेलेबल इन मोस्ट कंट्रीज। इसका बेसिक मटेरियल हर जगह अवेलेबल है। फैब्रिकेटेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप, किसी भी शेप में बन सकता है। लोअर लेबर स्किल रिक्वायर्ड, ease of construction, low weight and long lifetime, low construction material cost, better resistance to earthquake material. Okay, जो डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं कि स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ इट कैन बी रप्चर्ड बाय कोलिजन विद अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। ये समझ में आया लोगों, बच्चों? इससे बना हुआ जो मटेरियल होता है उसको पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से अगर हम हिट करें तो उसमें होल या रप्चर्स हो सकते हैं, पंचर हो सकते हैं। ओके, सर मतलब पेनिट्रेट करना आसान है से। Correct. Corrosion of reinforcing material due to the incomplete coverage of metal by mortar. So layer जो होती है, outer layer, वो पतली होती है, इसलिए जो material होता है वो जल्दी corrode कर जाता है। It is difficult to fasten the ferro cement with bolt screw. होता क्या है, देखो ये वाला जो फिगर है इसमें ये आपको छोटी छोटी जालियां दिख रही होंगी। अब इनको बांधना जो नॉर्मल स्केलेटल या स्कल होता है उसके साथ बहुत लेबोरियस टास्क होता है, बहुत टाइम लगता है उसमें। ओके, and then large number of laborers is required to finish the task in desired time. Cost of semi-skilled and unskilled labor is high. The tying of red rods and mesh together is especially tedious and time-consuming task. Okay. तो ये उसका प्रोसेस है। पहले स्केलेटल या फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर रॉड्स और मेश लगाते हैं उसके ऊपर, फिर प्लास्टर करते हैं और बाद में क्यूरिंग कर देते हैं। ओके, खत्म। सीमेंट कहीं पे भी आया तो उसकी क्यूरिंग जरूर होगी। ओके, सो दिस वाज फेरो सीमेंट। अब ये बताओ सब लोगों को कॉन्सेप्चुअली समझ में आया फेरो सीमेंट क्या होता है? यस सर। हाँ सर, मतलब मोटा मोटा जो बेसिक है वो तो हो गया। हाँ सर, समझ में आ गया सर, बेसिकली होता क्या है। हाँ, सो मोटा मोटा ही समझ में आना चाहिए ताकि साइट पे अगर कुछ इस टाइप की दुविधा में आप फंस जाओ जहां पे आपको स्पीडी कंस्ट्रक्शन करना हो और जहां आप उस मटेरियल का यूज करके कुछ बना सको तो यू कैन इजीली डू इट। राइट राइट सर, राइट। मुझे एक बार फटाफट कौन बताएगा? पारुल बताएगी। पारुल। सर पारुल का माइक खराब है एक्चुअली ना। पारुल का माइक खराब है? नहीं सर, आज तो सब कुछ चल रहा है। आज चल रहा है, उसका माइक हमेशा ही खराब होता है। जब भी क्लास लो ना वो कहती मेरा माइक नहीं चल रहा। अब जब प्रेजेंट मार्क हुई थी तो उसने बोला था। पारुल, कैन यू हियर मी? सर एक डाउट है। हाँ बोलो मनीष। सर फेरो सीमेंट के अंदर हमने एडवांटेजेस में पढ़ा था कि ये इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है सर। क्या? और सर एडवांटेजेस थी सर इसकी कि ये इजी टू कंस्ट्रक्ट है। करेक्ट। और डिसएडवांटेज भी ये है सर कि इसको बांधने के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है सर। सो किसी काम को बिना पढ़ाए समझाए करना इज इजी, बट उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगना इज डिफिकल्ट। सो दीज टू आर डिफरेंट एस्पेक्ट। सपोज करो मुझे अलग से किसी को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है कि काम कैसे होगा। मैं अगर एक बार बता दूंगा कि बेटा ये जाली लगाओ, लोहे के सरिये के ऊपर बांधो, प्लास्टर कर दो, दैट इज इट। बट वो काम करने में टाइम जो लग रहा है ना, वो उसका डिसएडवांटेजेस होता है। ओके सर। ओके ओके सर। सो ये जो बच्चे सो रहे हैं, जैसे पारुल क्लास ज्वाइन करके सो गई है, मैं इसको एब्सेंट मार्क कर दूंगा, इसको प्रेजेंट नहीं दूंगा। प्रियंका तुम बताओ। Yes, sir. Oh, yes, sir. बताओ। Yes, sir. फेरो सीमेंट क्या होता है? सर वो वायर मेश और फिर सीमेंट मोर्टार, वो ऐसा कंस्ट्रक्शन वही। मतलब सपोज करो मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ
और तुम्हें मुझे कन्विंस करना है कि हम इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वॉल हम फेरो सीमेंट की वॉल बनाएं, तो कैसे कन्विंस करोगी? तो मतलब ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स वो सब का जरूरत नहीं है, फिर चीप है फिर, और फिर ज्यादा मतलब फ्रेमवर्क नहीं चाहिए। मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, आप दोबारा बताओ। मैं क्लाइंट हूँ आपका, आप कन्विंस करो मुझे कि फेरो सीमेंट का एनक्लोजर बनना चाहिए। मतलब सर इजी होता है, फिर ज्यादा स्किल लेबर्स वो सब का जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद कितना ही याद है सर। मतलब अगर कभी सर मेरा एक क्वेश्चन है। अभी पीछे मैम ने मेंशन किया था कि इसी मटेरियल का एक 115 की थिकनेस की वॉल बनाई थी इन स्पाइट ऑफ 230। तो सर इससे फिर थर्मल हीटिंग पर कुछ इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा। तो अगर थिकनेस कम हाँ है तो थर्मल कोफिशिएंट कम हो जाएगा ना, हाँ, टेम्परेचर ट्रांसफर हो जाएगा आसानी से। तो फिर मतलब वो ऐसे कोल्डर रीजन्स में तो नहीं यूज हो सकता? नहीं होता है, बिल्कुल होता है। सो पॉइंट क्या है, आपको एप्लीकेशन समझने की जरूरत है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझो। इसकी एप्लीकेशन जो है वो नॉर्मल कन्वेंशनल वॉल को रिप्लेस करना नहीं है। नॉर्मल कन्वेंशनल ओके। वॉल को रिप्लेस किया होता तो आज फेरो सीमेंट की वॉल्स बन रही होती, नॉर्मली ब्रिक की वॉल्स नहीं बन रही होती। नहीं, ऐसा नहीं है। ये उसको रिप्लेस नहीं कर रहा है। ये एक ऐसा मटेरियल है जहां सपोज करो आपको कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाना है और बहुत जल्दी कोई वॉल खड़ी करनी है, तो वहां पे इस्तेमाल होता है ये। अभी तक होता क्या था, आप लोग इन जनरली पीसीसी आरसीसी के बारे में ही सुनोगे, बट आपको एक्सपोजर हो बाकी टाइप के मटेरियल से भी, बाकी टाइप की चीजों से भी, इसलिए बताया जा रहा है कि आप जाली के ऊपर मोटार लगा के भी एक एनक्लोजर बना सकते हो। सर तो जो पार्टीशन वॉल्स होती है वो फिर फेरो सीमेंट की बनती है? नहीं, जो ऐसा लोग नहीं है। पार्टीशन वॉल्स बहुत टाइप की बनती हैं। वो बन सकती है लेकिन फेरो सीमेंट की, क्योंकि बना सकते हो अगर जरूरत हो तो, और जस्टिफाई कर पाओ तो। एक्चुअली में ना हर एक जगह की अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, तो उसके हिसाब से हमें बनाना पड़ता है। हम ये नहीं कर सकते कि हर मटेरियल हम हर जगह पे अप्लाई करते हैं या हर टेक्नोलॉजी हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, बट यस सर मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज कैन बी अप्लाइड टू वन और द अदर। दैट इज व्हाई सर वी आर टीचिंग यू द वेराइड वेराइटीज। हाँ सर, चिकन मैश यूज हो सकता है सर फेरो सीमेंट में? हाँ हाँ बिल्कुल, जाली बोला ना, वायर्ड मैश बोला, यस तो सर। चिकन मैश क्या है? इट्स अ वायर मैश। क्योंकि सर मैम ने बोला था ना वो बांधने के लिए भी काम आता है, तो मुझे लगा इतना ज्यादा स्ट्रेंथ अगर नहीं होगी अरे अब वो वो डाउट था बांधने एक। के लिए तुम्हें सिर्फ इस वजह से था बिकॉज मॉल्स वगैरह में क्या होता है ना कि आपको कई कई जगह पे ना यू नीड टू टेक आउटर लेयरिंग करनी पड़ती है। कई बारी यस तुम्हारी मैम। डक्ट्स की भी आउटर लेयरिंग करनी पड़ती है, तो वो करके उसके ऊपर वो फिर उसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं, यस मैम। बांध देते हैं बाकी के पैनल्स उसमें। अगर तुमने किसी ने ध्यान दिया हो तो उसपे ना चिकन मैश के साथ में ना ऊपर बाहर की साइड पे इंसुलेटर्स बांधे जाते हैं डक्ट में यस से, नहीं मैम। तो आवाज आती है बहुत जोर से। जो स्पीड ऑफ एयर होती है ना डक्ट में, वो आवाज करती है, इस वजह से उसमें बाहर की साइड पे उसको बांधने के भी काम आते हैं। तुम मॉडल्स बनाओगे आगे जाके, देन यू विल सी कि मॉडल्स बनाने में भी ना हमने जब बेस बनाना होता है ना मोटा कंटूर साइड का, तो कई बार हम वो यूज कर लेते हैं नीचे से बेस में उसको बांधने के लिए भी यूज कर लेते हैं। काफी जगहों पे करना पड़ता है उसका इस्तेमाल। ओके मैम। Sir, I had a doubt. यस प्लीज। Sir, I was reading about the naval architecture. तो जो उसमें ships होते हैं, even they use the ferrocement. Yes, correct, Shima. There is a other type of cement as well, which we are going to study in this after this topic, which is known as fiber reinforced cement. So, if fiber Yeah. reinforced cement and ferro cements are used to make the ships. Sir, my doubt was कि अगर हम वो use कर रहे हैं because of their sound absorbing property as well, but अभी आपने कहा था कि they are used in the temporary structures only. Sir, So there is a I guess This ship is not a there temporary is structure. no, Shima, but there is a difference of fiber application reinforced ना। cement and ferro cement. So, fiber reinforced cement में जो fibers होते हैं, they are of insulating materials. और फेरो सीमेंट में हम लोग बस वायर मैश को यूज कर रहे हैं। अभी हम टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं, जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो तुम्हें बहुत क्लियर हो जाएगी वो चीज। और दूसरी बात ये है शिमा, देखो एप्लीकेशन पे बात आती है। अगर शिप में एप्लीकेबल है वो, तो ऐसी जगह पे नहीं होगा जो बहुत एक्सपोज्ड कंडीशन में हो।
वो कहीं मैम ना कहीं इंटरनल्स में होगा। अगर तुम्हें लगता है कि फ्लोटिंग चीज के ऊपर हम ऐसा कोई चीज यूज कर सकते हैं, बाहर का तो उसका स्ट्रक्चर पूरा मेटल का ही होता है ना, जिसपे वो वाटर पे जो फ्लोट कर रहा है बेसिकली, वो इंटरनल्स में यूज हो रहा होगा, बट बाहर के किसी जो एक्सपोज्ड टू वाटर है उसमें कहीं यूज नहीं हो रहा होगा। ये एक्सपोज मैम वो कंडीशन में नहीं होगा शिमा, वो चेक कर लो, बेसिकली फिर भी डेक नहीं होगा डेक वो। एरिया डेक एरिया पे यूज हुआ था। हाँ तो वही मैं कह रही हूँ ना, वो डेक एरिया पे यूज हो रहा होगा, लेकिन एक्सपोज्ड वाटर जैसे बहुत ज्यादा जहाँ पे एक्सपोज्ड कंडीशन, और वो भी ना शिप का पूरा होता क्या है कि शिप के अंदर दे हैव मेनी अदर थिंग्स आल्सो। तुमने देखा होगा उसमें ना काफी जगहों पे पाइप सेक्शन, स्क्वायर सेक्शंस, उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे पूरा फ्रेम लगाया जाता है, उसके बाद वो पूरा डेक बनता है। यस अगर किसी मैम, ने नेवल आर्किटेक्चर को ध्यान से पढ़ा है या किसी ने उसमें काम किया है तो। केबलर यूज होता है, केबलर यूज हाँ होता है। हाँ, उसके अलावा भी ना लास्ट टाइम वन ऑफ माय इवन स्टूडेंट वाज डूइंग एयरपोर्ट, तो वो मुझे बता रहे थे कि देयर हैव अब डिफरेंट लेवल्स इन दैट, जैसे एरोप्लेन में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, वैसे शिप में यस भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। और उन लेवल्स के अंदर क्या होता है कि जो सबसे नीचे वाला जो उनका लेवल होता है, मशीनरी सारी उस नीचे वाले लेवल में फिट होती है, जो लगभग 7 या 8 फुट ऊपर होता है। तो यस जब मैम, शिप फ्लोट कर रही होती है तो समझ लो कि हम 2 मंजिल का गैप होता है, जहाँ पे हम होते हैं और जहाँ पे शिप का एरिया फ्लोट कर रहा होता है, 2 से 3 मंजिल का गैप होता है मैम तो पूरा। वही पूछ रही थी मैं कि फेरो सीमेंट ये जो हम बिल्डिंग में मतलब टेम्परेरी यूज कर रहे हैं और जो शिप बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं, आर दे उसकी डिफरेंट एप्लीकेशन या अलग, फिर या वो दोनों नहीं सेम है? नहीं, उनकी एप्लीकेशन अलग अलग होगी एंड उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। वी कांट, हो सकता है उसमें वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स वो लोग ऐड करें, बिना मैम वाटर तो प्रूफिंग इसमें कंपाउंड के नहीं यूज करेंगे वो उनको। कुछ ना कुछ ऐसा इसमें भी मटेरियल कोई उसमें वो ऐड ऑन करेंगे जिससे कि जो है वो उसकी स्ट्रेंथ और ये सब चीजें मॉडिफाई हो सकती हैं। देखो देखो शिमा, सबसे बेसिक चीज ये है ना कि हर एक मटेरियल के ऊपर ना इतनी रिसर्च हो चुकी है ना कि एक क्लास में मेरे लिए और सर के लिए कराना भी बहुत डिफिकल्ट है। And if you want to explore it, we will get into this, but we need a separate session for that discussion, ओके ओके because apparently all of the class members are may or may not be interested in this type of या what do you call interaction. गेटिंग अ पॉइंट मैम, So एब्सोल्युटली। we will update you. That's not a bigger deal. We will update you. But yes, till now, what we are teaching in class is about architecture, and we are not specific of the ships and or neither And airports and all just stuff. want to know, is there any grading system for the same or they are Yeah, all the we same? will we will get into this and we will let you know Okay, about each and every detail of this. Okay, sure ma'am. Thank you. you're Thank you, sir. welcome. ओके सीमा, अभी जब हम फाइबर रेनफोर्समेंट सीमेंट जो पढ़ेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक है, इसको पढ़ते वक्त तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद एक बार अगर आप चाहो तो वी कैन टेक अ शॉर्ट डिस्कशन अगेन, बट जस्ट गो थ्रू दिस फर्स्ट। ओके, Okay, sir. Okay. सो आई होप फेरो सीमेंट सबको समझ में आया, और नहीं भी समझ में आया तो हमने काफी डिस्कशन करी है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जिनको कुछ चीज क्लास में समझ में नहीं आ रही है, आफ्टर द क्लास प्लीज रिसर्च किया करो, चीजें समझ में आएंगी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइबर रेनफोर्स सीमेंट। ओके, पहला था फेरो सीमेंट, फेरस चीजों, फेरस मेटल्स को बना के या फेरस मटेरियल को यूज करके जो सीमेंट लगा के मटेरियल बन रहा था उसको फेरो सीमेंट बोल रहे थे। अब यहाँ पे फाइबर रेनफोर्स सीमेंट है। सो यहाँ पे फाइबर्स को यूज करके रेनफोर्समेंट बनाई जा रही है, जिससे कंक्रीट बनाया जा रहा है। ओके, ये हो गया संधि विच्छेद शब्द का। सो थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ते हैं। So fiber reinforced concrete can be defined as composite material consisting of mixtures of cement, mortar and concrete and discontinuous, discrete, uniformly dispersed suitable fibers. तो इसमें क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ वायर्स या फेरस थिंग्स, यहाँ पे हम फाइबर्स, मोटार या कंक्रीट को यूज कर रहे हैं। ओके, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज विद मेनी एडवांटेजेस. Continuous meshes, woven fabrics, and long wires and rods are not considered to be as discrete fibers. So anything which is in a continuous form या भी लंबे बड़े shapes में आते हैं, they are not known as fibers. Fibers क्या होते हैं, मैं अभी आपको फोटोज भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। ओके, और उनकी एक एस्पेक्ट रेशियो होती है। So fiber is a small piece of reinforcing material possessing certain characteristics, properties. They can be circular or flat. The fiber is often described by a convenient parameter known as aspect ratio. The aspect ratio of fiber is the ratio of its length to its diameter. Mind that aspect ratio of fiber, diameter is to length. Okay, so typically aspect ratio ranges from 30 to 150.
सो डायामीटर का 30 या 150% तक ही जो मटेरियल होगा वो फाइबर की तरह काउंट होगा, बट इससे ज्यादा कुछ हुआ तो फाइबर काउंट नहीं होगा। ओके, ये समझ में आया बच्चों? पहले ये वाले बताओ, एस्पेक्ट रेशियो समझ में आया सबको? यस सर। एक बार रिपीट कर दो सर। ओके, ये पेंसिल दिख रही है सबको? जी सर। मेरे कैमरे को पिन करोगे तो दिखेगा। सो इस पेंसिल का एक डायमीटर है, राइट? यस सर। तो डायमीटर का एक डायमेंशन होगा, इस डायमीटर का डायमेंशन प्लस द लेंथ ऑफ द पेंसिल, करेक्ट? सो इनके बीच में कुछ रेशियो होगा। सो वो जो रेशियो होता है इसको एस्पेक्ट रेशियो बोला जाता है, डायमीटर इज टू लेंथ ऑफ द पेंसिल। ओके, सो अगर वो 30 या 150 तक है तो ही वो फाइबर की तरह काउंट होगा, अदरवाइज वो फाइबर में काउंट नहीं होगा। ओके सर। ओके, अभी ये और अच्छे से हम समझेंगे जब मैं तुम्हें फोटोज दिखाऊंगा। तो ये एस्पेक्ट रेशियो समझा ना? अब देखो ये वाली फोटो देखो, यहाँ पे ये फाइबर्स दिख रहे हैं तुम्हें? यस सर। सर वो होते हैं ना फाइबर शीट पे थोड़ा टाइम अगर हो जाए तो वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। करेक्ट, वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। जो पॉलीमर की शीट्स आती हैं, प्लास्टिक की शीट्स आती है, उसमें होता है ऐसा। सर मेरे घर पे हाँ फाइबर का डोम लगा हुआ है सर, तो उस पे मैंने देखा है सर बार बार ना टाइम टू टाइम आ जाए। जैसे उसके जो ग्लास फाइबर्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। यस ठीक है, तो एक तो ये फोटो हो गई। अब जो फाइबर होता है वो एग्जैक्टली कौन कौन सा मटेरियल होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, पहले मैं तुम्हें फोटोज दिखाता हूँ उसके बाद। सो फाइबर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक स्टील फाइबर्स, स्टील के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं। ग्लास फाइबर्स, जो आप बेटा शीट में बता रहे हो ना, जो ट्रांसलूसेंट शीट्स आती हैं फाइबर की, यस सर, उसके अंदर ये ग्लास फाइबर्स यूज होते हैं या नायलॉन फाइबर्स यूज होते हैं। ओके, आप देखोगे उनको निकाल के जो फाइबर्स हैं तो वो आपको ऐसे ट्रांसलूसेंट धागे से नजर आएंगे। यस सर, यस सर। Then there are carbon fibers, there are cellulose fibers, there are PPR fibers, polypropylene fibers. Okay, ये भी उन शीट्स में यूज होते हैं। Then there are nylon fibers, there are coir. coir पता है ना आप लोगों को क्या होता है? coir का कोई एक एग्जांपल दे सकता है? कोकोनट। कोकोनट के ऊपर के जो बाल होते हैं, स्किन होती है, दैट इज नोन एज coir. ओके, और हे क्या होता है बच्चों? तुम्हें कॉयर पता होगा, बेड के जो अंदर कई बार ना कॉयर की फीलिंग होती है, जो तुम्हारे गद्दे होते हैं ना, उसकी एक साइड पे कॉयर की फीलिंग होती है और एक साइड पे आपकी वो लेयर होती है फोम की, इफ समवन हैज सीन इट। अच्छा, हे क्या होता है बताओ? ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है हे लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस हे? वही भूसा टाइप। भूसा, करेक्ट। जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है फ्रॉम द क्रॉप्स उसको हे बोला जाता है। ओके, तो भूसा या झाड़ फूड या कुछ भी कह लो। तो ये सारे मटेरियल्स जो हैं, दीज आर यूज्ड एज फाइबर्स, ओके, इन फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। बट इट डजंट मीन कि मैंने आपको 7 मटेरियल या 8 मटेरियल दिखाए तो बस इन्हीं को फाइबर्स की तरह यूज कर सकते हैं। कोई भी मटेरियल जिसकी स्ट्रेंथ कंक्रीट के साथ मिक्स होने के बाद वो बिहेव करे इन एज अ रेनफोर्सिंग मटेरियल, हम उसको फाइबर्स की तरह यूज कर सकते हैं। बट दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइबर्स इन फाइबर रेनफोर्समेंट सीमेंट। ओके, अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। So what is the necessity of fiber reinforced concrete? It increases the tensile strength of the concrete. Just mind that and please ध्यान देते रहो और लिखते रहो। Okay, it increases the tensile strength of the concrete. It reduces the air voids and water voids, the inherent porosity of gel. Water voids और air voids को कम कर देता है, overall tensile strength को बढ़ा देता है, durability concrete की बढ़ा देता है। Fibers such as graphite and glass have excellent resistance to creep, while the same is not true for most resins. Therefore, orientation and volume of fibers have significant influence on creep performance of rebars and tendons. Okay, so होता क्या है कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी फाइबर का, किसी भी फेरो फाइबर रेनफोर्स सीमेंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सो वॉल्यूम वाइज जितना डेंस फाइबर्स होंगे उतना अच्छा मटेरियल निकलेगा, और जितने कम वॉल्यूम में होंगे उतना बेकार मटेरियल निकलेगा। सो आप लोगों को स्क्रीन पे ये ग्राफ दिख रहा है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। तो कोई मुझे समझाने की कोशिश करेगा इस ग्राफ में क्या हो रहा है? एनी वन ऑफ यू? फाइबर से स्ट्रेन स्ट्रेस ओके आयुष कोशिश करो, जो दिख रहा है खाली उसको एक्सप्लेन करो। ऐसे म्यूट गलती से ऑफ हो गया था बट हाँ, प्लेन कंक्रीट में क्या होता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जैसे जैसे ज्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस एक पॉइंट में जब रीच कर जाता है तब एक मिनट सर वो वहां पर शायद टूट गया ना, और फिर वो एकदम तभी ड्रॉप हो गया पूरा। हाँ ओके आप बताओ कुशल। सर मतलब इसमें शायद ये हो रहा है कि पहले प्लेन कंक्रीट है, उसमें स्ट्रेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट पे आया जब वो अपना मैक्सिमम स्ट्रेस उसको रीच करा तो फिर वो वहां आके टूट गया और वो स्ट्रेस एकदम ड्रॉप हो गया। एंड फिर उसके बाद अगर हम लोग हाई फाइबर वॉल्यूम लेके अगर फाइबर इनफोर्स कंक्रीट बनाते हैं तो फिर वो काफी ज्यादा स्ट्रेस यील्ड कर सकता है इन कंपैरिजन टू लो फाइबर वॉल्यूम, और यही दिख रहा है। सो जैसा कि कुशल ने समझाया, इस स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में हम तीन चीजों का कंपैरिजन देख रहे हैं। पहली चीज है प्लेन कंक्रीट, दूसरी चीज है फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट विद लो फाइबर वॉल्यूम, और तीसरी चीज है विद हाई फाइबर वॉल्यूम। सो हम देख सकते हैं कि अगर हम प्लेन कंक्रीट का स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व देखें तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन लेने की जो कैपेबिलिटीज हैं एज कंपेयर टू प्लेन कंक्रीट, ये फाइबर वॉल्यूम जो है, जो फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट है उसकी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लेन कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट की एक पॉइंट के बाद प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी दोनों ही खत्म हो जाती है। ओके एक प्लास्टिक लिमिट होती है और एक इलास्टिक लिमिट होती है। पढ़ा होगा अभी पढ़ेंगे शायद से ना, ये अभी ये पढ़ेंगे मेरे ख्याल में, आएगा अभी सर इनको, ये आएगा सर। इसमें ना ये मटेरियल कोलैप्स कर जाएगा, सर के बताने का मेन वो है मोटिव। एक प्लास्टिक लिमिट होती है, एक इलास्टिक लिमिट होती है। इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है कि जहां तक वो खिंचता जा रहा है दैट इज इलास्टिक लिमिट, और जिस पॉइंट पे वो ब्रेक होता है दैट इज द प्लास्टिक लिमिट। ओके सो पीसीसी के साथ क्या हो रहा है, इसका प्लास्टिक और इलास्टिक लिमिट दोनों जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट विद हाई फाइबर एंड लो फाइबर। विद लो फाइबर जो ग्राफ है वो धीरे धीरे आगे कम हो जाता है, उसमें स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों कम हो जाता है। स्ट्रेस कंपैरेटिवली बहुत जल्दी लो होता है एज कंपेयर टू स्ट्रेन, बट हाई फाइबर वॉल्यूम जो फाइबर कंक्रीट होता है उसका जो ग्राफ है वो देखो कितना सही है एज कंपेयर टू अदर टू मटेरियल्स। अब ये जो यहाँ पे ग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा है इसको हम एक इमेज से समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये एक फिगर है जिसमें ये कंक्रीट एक मटेरियल है जिसमें विदाउट फाइबर्स एक क्रैक डेवलप हो रहा है, और सेम मटेरियल में अगर हमने फाइबर डाल दिया और उसको सेम अमाउंट से या सेम फोर्स से उसको बेंड किया जाए तो वो क्रैक को कैसे ग्रास्प कर रहा है, क्रैक्स को कैसे रोक रहा है, वो हम देख सकते हैं। ये फिगर देख के समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, दिस इज विदाउट फाइबर्स, दिस इज विद फाइबर्स। एंड फर्दर अगर हम इसको आगे देखें तो अगर हाई फाइबर्स हो तो इसमें जो थोड़े मोटे क्रैक्स दिख रहे हैं वो भी डेवलप नहीं होने देगा वो। अंडरस्टूड? ओके सर। ओके सो हम नेसेसिटी के बारे में पढ़ रहे थे इसकी, ठीक है। नेसेसिटी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। रेनफोर्स कंक्रीट इटसेल्फ इज अ कंपोजिट मटेरियल वेयर द रेनफोर्समेंट एक्ट्स एज अ स्ट्रेंथनिंग फाइबर and the concrete as the matrix. It is therefore imperative that the behavior under thermal stresses for two materials should be similar so that the differential deformations of concrete and reinforcements are minimized. So इसमें जो हमारा concrete है और जो fibers हैं अगर वो दोनों एक जैसा behave करेंगे तो हमारा overall जो material है उसके stress and strain curve जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। बट अगर वो अलग अलग behave करेंगे which means कि हम ऐसे कोई fibers use नहीं कर सकते
जिनका स्ट्रेस और स्ट्रेन लेने का जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट या एज कम्पेयर टू द बाइंडिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा मटेरियल जो है वो उतनी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं करेगा जो अगर सेम प्रॉपर्टीज होने पे डेवलप करेगा। ओके, सो ये चीज ध्यान में देने की जरूरत है। It has been recognized that the addition of small and closely spaced and uniformly dispersed fibers to concrete would act as a crack resistor and would substantially improve its static and dynamic properties। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे फिगर देखा इसी को समझा रहा है। अगर फाइबर्स की क्वांटिटी ज्यादा हो तो वो क्रैक्स को अरेस्ट कर लेता है। ओके, क्रैक्स को डेवलप होने नहीं देता है, जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। ओके, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हम उसमें फाइबर मिला रहे हैं, बट ये जो फाइबर्स हैं इसके प्रोपोर्शंस जानना बहुत जरूरी है। ओके, सो the mixing of fiber reinforced concrete needs careful conditions to avoid balling of fibers। balling of fibers मतलब वो गोल ना होने लग जाए। फाइबर्स खुले रहने चाहिए, जिस नॉर्मल शेप में रहते हैं वैसे होने चाहिए। अगर वो गोल हो जाएंगे, बॉल की तरह बन जाएंगे, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। balling of fibers, segregation and general difficulty of mixing the materials uniformly। Inspect in the aspect ratio, volume percentage and size and quantity of coarse aggregate intensify the difficulties and balling tendency। Steel fiber content in excess of 2% by volume and aspect ratio of more than 100 are difficult to mix। So अभी हमको ये समझने की जरूरत है कि जो एस्पेक्ट रेशियो जो हमने पढ़ा था, डायमीटर इज टू लेंथ का जो रेशियो होता है, अगर वो 100 से जाए और वहां पे कोर्स अग्रीगेट्स भी यूज हो रहे हैं मटेरियल के अंदर, तो उनको मिक्स करने में डिफिकल्टी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि कोर्स अग्रीगेट का अपना एक यूनिफॉर्म साइज होगा और ये जो स्टील के फाइबर्स है जिनका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 100 से ज्यादा है, वो यूनिफॉर्मली या एक डायरेक्शन में स्प्रेड नहीं हो पाएंगे। सो अगर उन्होंने किसी तीसरे डायरेक्शन में स्टैंड लेना शुरू कर दिया तो उनको मिक्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, सो अगर हम कोर्स अग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो वहां पे वॉल्यूम वाइज 2% से ज्यादा जो स्टील फाइबर्स हैं उनका यूज नहीं होना चाहिए। ओके, so it is important that fibers are dispersed uniformly throughout the mix। This can be done by addition of fibers before the water is added, and when mixing in the laboratory mixture, introducing the fibers through a wire mesh basket with the help of even distributor of fibers। For field use, other suitable methods must be adopted। So इसमें ये कह रहा है कि फाइबर्स जो हैं वो पानी मिलाने से पहले, फाइनल मटेरियल मिलाने से पहले इवनली स्प्रेड होने चाहिए। ओके, अगर आप मशीन में कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हो फाइबर रेनफोर्समेंट का, जैसे किसी ने एग्जांपल बताया था कि घर पे जो शीट है उसमें फाइबर्स निकल के बाहर आ रहे हैं, सो वेदरिक एक्शन की वजह से वो फाइबर्स जो हैं वो निकल के बाहर आ रहे हैं। तो जो शीट है, उस शीट में अगर हम जब उसको मशीन में बना रहे हैं तो उसमें इवनली अगर हम फाइबर्स प्लेस नहीं करेंगे तो उसकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो उस मटेरियल के पॉइंट टू पॉइंट डिफर करेगी। ओके, सो ओवरऑल सेम स्ट्रेंथ और सेम स्ट्रेन होना जरूरी है, इसलिए यूनिफॉर्मली ले करना जरूरी है उसको। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर क्या होते हैं, यही जो हमने अभी यहाँ फोटोज में देखे इन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा होता है। स्टील फाइबर्स होते हैं, ग्लास फाइबर्स होते हैं, एस्बेस्टस होता है, कार्बन होता है और ऑर्गेनिक फाइबर्स होते हैं। ऑर्गेनिक फाइबर्स आर सेलुलोज फाइबर्स। ओके, सो दिस इज फॉर सीमेंट के। मैं तुम्हें थोड़े से और एग्जांपल्स बताता हूँ। आप लोगों ने पहले एस्बेस्टस की शीट्स आती थी कोरुगेटेड, देखी थी वो? कभी देखी है किसी ने? बच्चों, एम आई ऑडिबल? सर कौन सी शीट, मतलब समझ नहीं आया सर। मैं अभी दिखाता हूँ। यस सर। नाम से लिखा है, फोटो दिख रही है? यस सर, यस सर। ये अंडे की ट्रे वाली शीट। एग्जैक्टली, अंडे की ट्रे वाली शीट, करेक्ट। सो अंडे की ट्रे में जो मटेरियल यूज होता है दैट इज नोन एज एस्बेस्टस। सो ये एस्बेस्टस की जो शीट है, इसमें जो एस्बेस्टस था वो फाइबर की तरह काम करता था। समझ में आया आप? एस्बेस्टस वाज अ फाइबर एंड सीमेंट वाज अ बाइंडिंग मटेरियल। तो ये फाइबर रेनफोर्स सीमेंट हो गया, जिसकी वजह से तुम देखोगे कि सीमेंट की जो शीट थी वो डिफरेंट साइजेस में आती थी और वो साइजेस बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है,
बट अगर आप उनको तोड़ो या तोड़ के देखो तो उसके अंदर कोई रेनफोर्समेंट या सरिया नहीं निकलता था, बट स्टिल दे होल्ड अ स्पेसिफिक शेप एंड साइज एंड विद हाई ड्यूरेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ओके, बट ये जो फाइबर रेनफोर्समेंट सीमेंट है, इसके अंदर जो एस्बेस्टस है, इसका यूज बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। ओके, ये पॉल्यूटेंट होता है, बहुत माइक्रो फाइबर्स होते हैं जो कि PM 2.5 से भी छोटे होते हैं और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए एस्बेस्टस का जो यूज है वो ऑलमोस्ट बंद हो गया है और ये आने वाले टाइम में अंडों की ट्रे से भी गायब हो जाएगा, देखना। ओके, फिर अंडे किसमें आएंगे सर? क्या नहीं है? प्लास्टिक की ट्रे में, प्लास्टिक की ट्रे में। कंटेनर। अब वो किस में आएंगे प्लास्टिक वो ट्रेज एंड आप लोग जानो, और वो बंद हो जाएगा ये पक्का है, और मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में बंद हो चुका है। एस्बेस्टस इज कंप्लीटली बैंड इन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज। ऐसे वो ना अब वो यूज करते हैं सर, वो जो कार्डबोर्ड नहीं आता उसी की कॉरुगेशन यूज कर रहे हैं वो। अब्रॉड में तो वही करते हैं, एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं कार्डबोर्ड का, उसके अंदर एक ट्रे रख के ऊपर नीचे रख देते हैं। 6 मतलब वो 6 या 9 के उसमें बेचते हैं वो, एक बॉक्स में, उस तरीके से ही कर रहे हैं वो। 30 अंडों की ट्रे नहीं आएगी फिर। जो 6 या 9 के मल्टीपल्स में ही आएगी बस। ठीक है, थोड़े से और एग्जांपल्स देखते हैं फाइबर कंक्रीट के। अच्छा, ये दिख रहा है बच्चों फोटोज? यस सर। सो ये दिख रहा है ग्लास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, GFRC। सो आप लोग बस इसके एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करो। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं जो इसको स्ट्रक्चर की स्किन के लिए यूज करते हैं, फाइबर्स मिलाए और मनचाहा शेप का स्किन बना लिया, इजीली अचीवेबल, राइट? बट क्या ये सेम बिना फाइबर्स को यूज किए हम नॉर्मल MS बार, माइल्ड स्टील के बार्स को यूज करके बना सकते हैं? काफी टाइम डाउट है लगेगा। सर। सर बोलो, डाउट? यस से बना सकते हैं। सर जो ग्लास फाइबर आपने ये बताया सर, इसकी स्ट्रेंथ भी कुछ होती है या सिर्फ स्किन के लिए ही, मतलब डेकोरेशन के लिए यूज होता है? स्ट्रेंथ होती है ना, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एस्बेस्टस सीमेंट शीट आती थी, उसके जो साइजेस होते थे वो 6 फुट बाय 15 फुट तक आते थे, विच मीन्स 6 बाय 15 फुट का स्ट्रक्चर जो है वो बिना किसी सपोर्ट के ऐसे ही खड़ा हो जाता था। तो उसमें स्ट्रेंथ होगी, जब भी तो बन रहा है वो। तो ओके वैसे सर, ही ओके होता है। ओके, आप इसको किसी भी डिजायर्ड शेप में कास्ट कर सकते हो। ओके सर। मैं बस ये चीज कहूंगा कि आप लोगों ने जो भी चीजें इस टाइप की देखते हो, ज़ाहा हदीद के बारे में सुना है? यस सर, when there are 360 angles, why will क्या कहते थे उसको? Why stick to one? Why stick to one? So उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो स्किन यूज होती है, so she uses this fiber reinforced concrete a lot. ये ज़ाहा हदीद का ही है, some museum. यस सर। ओके, सो बच्चों अब एक छोटा सा सवाल, आपको मोटा मोटा समझ में आया फेरो सीमेंट क्या होता है और फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट क्या होता है? यस सर। और साइमल्टेनियसली PCC नॉर्मल और नॉर्मल RCC क्या होता है वो भी समझ में आया? हाँ जी सर। सो होता क्या है, आपको ये सारी चीजें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपको एक्सपोजर हो, जब आप लोग साइट पे जाएं तो आप लोग इस चीज को समझ पाएं कि अगर हमें कोई एक टास्क दिया गया है जिसमें हमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है, जो सस्ते तरीके से बन सकता है फाइबर रेनफोर्स सीमेंट को या फेरो सीमेंट को यूज करके, वहां नॉर्मल कन्वेंशनल माइल्ड स्टील बार्स यूज करके बनाना विल बी इंड्यूसिंग अ लॉट ऑफ कॉस्ट, टाइम एंड लेबर। बट ओके सर। हम बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं साइट पे जो बनाते हैं, फाइबर रेनफोर्स सीमेंट को यूज करके बना लो, एक डाई बनाओ, फाइबर्स के साथ सीमेंट मिलाओ, घोल डालो, बन जाएगा वो। आप लोग देखो बहुत सारी ये जो भगवान की मूर्तियां होती हैं जो POP के साथ मिक्स होके बनाई जाती हैं, इनमें भी ये फाइबर्स यूज होते हैं। यस सर, ये खोखली होती है सर अंदर से खोखली होती हैं और बस एक लेयर होती है। यस सर, मैं सर बेचता हूँ सर ये दुकान पे। करेक्ट। सो पॉइंट ये है कि आप में से बहुत लोगों ने इस चीज को पहले यूज होते हुए देखा है, आज हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली और उन दोनों चीजों को कनेक्ट कर लिया और एक टेक्निकल वोकैबुलरी अपने माइंड में एक्स्ट्रा ऐड कर ली
कि भाई फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट या सीमेंट कुछ होता है और फेरो सीमेंट कुछ होता है। ओके, अच्छा अब ये बताओ कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जिसको ये चीज समझ में नहीं आई है कि क्या हो रहा है? श्रेयांश आप बताओ बेटा, श्रेयांश सुनियाल। क्या सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। आज क्या पढ़ा हमने क्लास में श्रेयांश? सर हमने उनके बारे में पढ़ा, अभी हम एस्बेस्टोस के बारे में बात कर रहे थे कि वो क्यों यूज नहीं करते और उसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं। अंडे की ट्रे में प्लास्टिक में है, ये वो बैन हो टॉपिक रहा है जगह। श्रेयांश टॉपिक क्या था जो हम पढ़ रहे थे? लास्ट वाला टॉपिक क्या था? सर फेरो सीमेंट वाला पढ़ा था इससे पहले। लास्ट टॉपिक क्या था जो हमने पढ़ा? फाइबर रीइंफोर्स्ड तुम सीमेंट। बताओ ना, तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बताओ तो सही, हमने इतनी देर बातें भी की हैं। फाइबर रीइंफोर्स्ड सीमेंट ही पढ़ा है सर अभी इससे पहले तो। और क्या होता वो है फाइबर asbestos रेनफोर्स के बारे में। सीमेंट? क्या सर? क्या होता है ये फाइबर रेनफोर्स सीमेंट? सर इसमें मैं बताता हूँ, एक सेकंड सर। हाँ कर लो, गूगल कर लो। नहीं सर, गूगल नहीं कर रहा था तो फिर सर। कहाँ से? इसमें मतलब जो हम अपना जो नॉर्मल सीमेंट होता है उसमें ग्लास वगैरह और बाकी फाइबर्स ऐड करते हैं ताकि ओवरऑल स्ट्रेंथ को ऑल्टर कर सके, मतलब बढ़ा सके, ऑल्टर के। शिमा आप बताओ क्या होता है फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट? सर बेसिकली वो मिक्सचर से बनता है, सीमेंट, मोटार, कंक्रीट और सूटेबल फाइबर्स। अभी हमने फाइबर्स भी डिस्कस किए थे कि नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं एंड देन सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। सो इट कैन बी ग्लास फाइबर्स, सेल्यूलोज फाइबर्स एक्सेट्रा। देन वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। उसके बाद सर आपने बताया था वो एस्बेस्टोस वाला कि वी आर नॉट यूजिंग इट बिकॉज वो पोल्यूटेंट एग्जिबिट करता है, एयर पोल्यूटेंट, एंड सूनर वो एक ट्रे से भी वो खत्म कर देंगे उसका यूसेज। ओके, तो ओवरऑल ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना क्लास में हो क्या रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि देखो ऑनलाइन क्लासेस का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि आप लोग कैमरा बंद करके क्या कर रहे हो हमें नहीं पता, बट आप लोगों को दिखाई दे रहा है कैमरे के दूसरी तरफ दो फैकल्टीज बैठे हैं जो सुबह सुबह पागलों की तरह चिल्लाते रहते हैं क्लास में। उसका कुछ असर होता है आप लोगों पे? नहीं होता है? क्योंकि बच्चों देखो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जब आप लोगों के पास एग्जाम्स आएंगे तब आप लोगों के लिए बहुत आसान स्टेटमेंट होगा क्लास में पढ़ाया नहीं है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं होगा हो क्या रहा है। बट क्या वो जस्टिफाइबल स्टेटमेंट होगा जहां पे आप ये बोलो कि फैकल्टी ने पढ़ाया नहीं है? क्या आप ये बता पाओगे कि नहीं पढ़ाया था बट हमने पढ़ा नहीं है? सच बोल पाओगे क्या उस वक्त? नहीं बोल पाओगे ना। सो पॉइंट ये है कि हम उस टेंडेंसी को समझते हैं कि एट द एंड आप लोगों को डिफिकल्टी होगी, तो बेटर ये है कि आप क्लास में ध्यान दो, अटेंटिव रहो। क्लास में तुम्हारी भलाई के लिए हम कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, बिलीव मी तुम्हारे सिलेबस से ज्यादा ही इम्पार्ट कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को नॉलेज हो, मार्केट में जाओ तो चीजों के बारे में पता हो। अगर सिर्फ सिलेबस कवर करना हो ना तो सीरियसली मैम और मुझे किन के 10 क्लासेस नहीं लगेंगे, हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे और हम पेपर सेट कर देंगे, दे देंगे और तुम लोग थ्योरी रट के आ जाओगे, पेपर पास भी कर लोगे। बट क्या वो लर्निंग होगा? नहीं होगा। जब तक समझोगे नहीं, डिस्कशन नहीं करोगे। बिल्डिंग मटेरियल की क्लास मतलब डिस्कशन। इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा ना। अब इंटरेस्ट नहीं जनरेट होगा तो फिर समझ में ही नहीं आएगा, और अगर अभी नहीं आएगा तो बाद में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और क्योंकि किसी अभी आर्किटेक्ट की या फिर किसी सिविल इंजीनियर की या कोई भी इंसान जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, उसके लिए मटेरियल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इम्पोर्टेंट पार्ट, अदरवाइज तुम लोग साइट पे खड़े ही नहीं हो पाओगे या फिर कभी किसी को हेल्प नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुम्हें मेसन ही समझा देगा कि आपको पता ही नहीं है सर मैडम मटेरियल के बारे में, आप हमें क्या बता रहे हो। तुमसे ज्यादा तो उन्हीं को ही पता होता है। उनको इतना रोज वो काम करते हैं ना, तो उन्हें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है काम कर करके कि वो तुम्हें समझा देंगे एक दिन। मैं अभी तो तुम लोग स्टूडेंट हो, लेकिन अगर जब आर्किटेक्ट बन के जाओगे और नहीं अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाओगे तो वो पागल बनाएंगे तुम्हें साइड पे कि मैडम को या सर को कुछ नहीं मालूम है, लगा दो कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है। वो चेक तो करेंगे नहीं, ना ही देखेंगे। ये होता है, प्रैक्टिकली होता है ये सब चीज़ें ना, तो इसलिए हम क्योंकि अभी साइट पे भी नहीं जा पा रहे हैं
वरना साइट वगैरह के लिए कंस्ट्रक्शन और मटेरियल के लिए तो ले ही जाते हैं हम अभी कुछ इस रीजंस की वजह से, लेकिन हमारी कोशिश तो रहती है कि आपको मैक्सिमम नॉलेज इम्पार्ट कर दी जाए। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम बिल्कुल लर्नर एंड पे हो, रिसीवर एंड पे बैठे हो और हम नहीं बैठे हैं रिसीवर एंड पे, तो इट्स बेटर कि अच्छे से करने की कोशिश करो तो कर लोगे, नहीं करना तो फिर देख लो भाई, जैसे भी करना वैसे कर लो। Okay, बच्चों, with the end of this topic, PCC, RCC, fiber reinforcement and ferro cement, there is an assignment which we are introducing today. But before introducing, just listen out the question. And नविता मैम प्लीज अगर आपको कुछ लगे इसमें कुछ ऐड करना है तो प्लीज बता दीजिएगा। मैंने थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया आपके क्वेश्चंस और अपने ठीक है क्वेश्चंस ठीक को है, ऐड वो तो सिर्फ एक्चुअल में सिर्फ पीसीसी और आरसीसी कवर कर रहे थे, इसमें तो आज वाले भी टॉपिक कवर हो गए होंगे ना। हाँ मैम, मैं एक बार पढ़ देता हूँ सारे, अगर आपको लगे कुछ मिसिंग है तो वी कैन ऐड इट। ओके, सो पहला क्वेश्चन, अच्छा बच्चों ध्यान देना, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन सुन लो एक बार, ये मैं क्लासरूम पे भी पोस्ट करूंगा और मीडियम भी आज बताऊंगा, जिस मीडियम में बताऊं उसी मीडियम में बनाओगे तुम। ओके, सो पहला क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंक्रीट कवर। ओके, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंक्रीट कवर, तो यहाँ पे बकवास लिखने से अच्छा एक डायग्राम बनाओ, डायग्राम में लेबल कर दो दिस इज कंक्रीट कवर और सिंपल एक लाइन लिख दो। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है सर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्री कास्ट एंड कास्ट इन सिटू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स, ये आज क्लास में रिवीजन किया हमने। हाँ जी सर। सर ये डीपीसी नहीं होगा, डीपीसी तो अभी हमने नहीं कराया इनको। नहीं मैम, ये मैं चाहता हूँ ये लोग करें, पीसीसी में कवर किया है ना हमने। नहीं नहीं पीसीसी नहीं सर, आपने डीपीसी लिखा है, वो डैम प्रूफ कोर्स हो गया। मैम इनको करने दो, इनको ये थोड़ा सा खुद को एक्सप्लोर करेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा सर, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे सर, ये डीपीसी अभी हमने कराया नहीं है सर इनको, अभी हम उसमें कंस्ट्रक्शन ना जिसमें मतलब पानी को रखने के लिए आइडिया है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में करा दिया है, बट इसमें मटेरियल में कुछ समझाना पड़ेगा। लास्ट ईयर किया था मैंने, कोई नहीं मैम, इन लोग पढ़ा हुआ है पहले वाले सेमेस्टर में और थ्योरी पार्ट है लोग, लास्ट ईयर किया था। चलो कर लो फिर, कर लो। फर्स्ट ईयर में शीट भी बनाई है डीपीसी की। एग्जैक्टली सर, बना लो, बनाइए ना, छोटा सा पार्ट था डीपीसी का। हाँ तो पॉइंट कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, डोंट वरी, लिसन टू मी। जब यहाँ पे पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीपीसी एंड एक्सप्लेन द फिगर, तो यहाँ पे बस ये पूछा गया है कि डीपीसी क्या है वो तुम लिखोगे और वो किस मटेरियल से बनता है वो लिखोगे। जैसे ही तुम मटेरियल डिफाइन करने आओगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्यों डाला है। ओके सर, क्योंकि डीपीसी का जो मटेरियल है हम उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं थ्रू आउट। अंडरस्टूड? यस सर। ओके जी सर। Then next question is for testing compressive and tensile strength of cement. The cement mortar is made by mixing cement and standard sand in proportions of. जब हम compression test method करते हैं उसके लिए कौन से mix में सीमेंट मोटार को बनाते हैं, ये तुम्हें आंसर करना है। and then you have to define what is the compressive test method used for cement and concrete. Okay, ये क्वेश्चन जो है तुम्हें थोड़ा एक्सप्लोर करना है। Then the next question is why is curing needed in PCC and RCC? You have to explain the entire curing process और इसका टेक्निकल आंसर चाहिए कि टेक्निकली कंक्रीट या सीमेंट में क्या होता है पानी डालने की वजह से। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर सीमेंट रेशियो, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये इसके बारे में बताना है। मेंशन डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट विद इट्स एप्लीकेशन, क्लास में कवर हुआ है ये, कंक्रीट के ग्रेड्स प्लस इसका एप्लीकेशन आपको मेंशन करना है। ओके, इसके पीछे बहुत लंबा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, बस ग्रेड लिखोगे, एक टेबल बना सकते हो, उस टेबल में लिखोगे M20, उसका मिक्स 1:2:4 और उसका एप्लीकेशन, एक टेबल बना के कंप्लीट कर सकते हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेरो सीमेंट एंड फाइबर रेनफोर्स सीमेंट और कंक्रीट, एक्सप्लेन विद एप्लीकेशन, ये आज क्लास में कवर किया है। अब इसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो आप लोगों को एक्सप्लोर करना है, जो आज क्लास में हुआ है उससे ज्यादा, और वो रिपोर्ट में इंक्लूड होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। ओके, एज यूजुअल जिसमें हमने जितनी भी थ्योरी कवर की है वो सारी चीजें आ जाएंगी। देन देयर इज अ सेकंड पार्ट व्हिच इज नोन एज द केस स्टडी पार्ट, सेकेंडरी केस स्टडी पार्ट, जिसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू डू अ सेकेंडरी केस स्टडी थ्रू इंटरनेट एंड टेलीफोन इन विच प्रोडक्ट पिक्चर्स आर मैंडेटरी। आप लोगों के जो असाइनमेंट्स है अभी तक के, इससे पहले दो,
वो बहुत बकवास आए हैं क्योंकि उसमें पिक्चर्स आप लोग पेस्ट नहीं कर रहे थे, बट कुछ बच्चों ने की है पिक्चर्स पेस्ट, और जिन्होंने की है उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। ओके, तो पहला पॉइंट होगा व्हाट ऑल साइजेस ऑफ रेनफोर्समेंट इज अवेलेबल इन मार्केट विद पर फुट चार्ट, पर फुट वेट चार्ट। सो सपोज करो 8 mm के सरिये में 1 फुट के सरिये में कितना वेट होता है, वैसा एक चार्ट आता है जो कि आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा। यू हैव टू गिव दैट टेबल प्लस कितने साइजेस के रेनफोर्समेंट मार्केट में आते हैं वो लिखना है, 8 mm से लेकर कितने mm तक सरिये आते हैं और उनका रेट। ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल विद प्राइस लिस्ट। अगेन इसका एक डेडिकेटेड मार्केट सर्वे किया जा सकता है ऑनलाइन, जिसमें आप वेबसाइट्स पे जाके इनके रेट्स निकाल सकते हो या डिफरेंट वेंडर्स को कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट थिंग इज ऑल्टरनेटिव ऑफ MS बार्स, माइल्ड स्टील बार्स का ऑल्टरनेटिव अगर मार्केट में कुछ अवेलेबल है विच कैन बी यूज्ड एज अ रेनफोर्सिंग मटेरियल इन RCC, उसके बारे में आप पता करोगे और उसके बारे में हमको भी बताओगे। ठीक है, ये एक चीज ऐसी है जिसमें आप टॉपिक को थोड़ा सा और प्रैक्टिकल लेके जाते हो, जहां पे हो सकता है आज के टाइम पे कोई नया मटेरियल मार्केट में आया हो जो हमें नहीं पता है, बट आप लोगों ने एक बार डिस्कस करा था इसके बारे में क्लास में, तो वो मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है क्या, अगर है तो किस रेट पे मिल रहा है और कैसे यूज हो रहा है उसके बारे में लिखोगे। ओके, एंड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन यू वांट टू ऐड इन दिस एंड ऑल द सर दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना इसके डी पार्ट में ही डाल दीजिए सर, 11 नंबर मत दीजिए उसको। ठीक है, और यूज ऑफ इलस्ट्रेशन पिक्चर्स डायग्राम ये सर इस पे ना नोट, सर ये नोट डाल के लिख दीजिए, यूज इलस्ट्रेशन पिक्चर डायग्राम, इस पे नोट लिख के ना सर फिर इसको नीचे डाल दो। एंड इसमें ना एक चीज और इसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं कि इफ यू गेट सम फोटोग्राफ्स बाय नियर बाय साइट, तो वो भी पॉसिबिलिटी है डाल पाओ तो, जो आसपास की कोई अगर किसी के घर के आसपास कोई साइट वगैरह है कुछ वैसा से कुछ रिलेटेड डेटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला जो हम पूछ रहे हैं, अगर कोई दिख जाता है तो डाल लो, अगर दिख जाता है तो डाल लो। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाओ, अगर पास में है दूर से फोटो लेने में आएगा कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, किसी के कांटेक्ट में नहीं आओगे तो, या जैसे गाड़ी में बैठे बैठे फोटो ले लो, मत उतरो गाड़ी में से, वो भी कर सकते हो। सर एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना है ना? हाँ, पॉइंट टू पॉइंट, एकदम कोई बकवास नहीं चाहिए। तो फिर आंसर की लेंथ कम हो जाएगी, वो वाली दिक्कत तो नहीं होगी ना, फिर असाइनमेंट बहुत छोटी है। बेटा ये स्कूल नहीं है, यहाँ पे हम ऐसे नंबर नहीं देते। लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक होनी चाहिए कुशल, टू द पॉइंट। अगर मतलब सिर्फ काम की बात लिखूंगा ना, फालतू में वो नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बिल्डिंग मटेरियल से इसमें फिगर्स पिक्चर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, मार्केट सर्वे इज इक्वली इंपॉर्टेंट, जस्ट माइंड दैट। ओके, ठीक है सर, ठीक है। अब सुन लो मीडियम, अब फटाफट सुन लो मीडियम ऑफ द असाइनमेंट। पहली चीज, दिस इज स्पेशली फॉर शी सेक्शन। तुम लोग असाइनमेंट्स को बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हो और किसी भी तरीके की फालतू सी नोटबुक में उठा के इसको बना के हाथ से लिख के दे रहे हो, नहीं चलेगा। असाइनमेंट्स हैव टू बी डन ब्यूटीफुली, प्रेजेंटेशन शुड बी इंक्लूडेड इन दैट। प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपको असाइनमेंट बनाना है, समझ में आ रही है वाली चीज? सो प्रेजेंटेबल फॉर्म क्या होता है? तो सर हैंड रिटन देना है या फिर मतलब MS वर्ड वगैरह पे? ये जो अगर हैंड रिटन दे रहे हो तो कम से कम राइटिंग तो साफ रखो। ओके, दिस इज ओपनली, दिस इज अप टू योर डिस्क्रिप्शन। अगर हैंड रिटन कर रहे हो तो कम से कम इतना सुंदर बनाओ कि देखने में हमें मन करे कि इसने क्या लिखा है, हमें पढ़ना है। हैंड राइटिंग तो साफ लिखो ना, वैसे गुचड़ मुचड़ मार के ऐसे, मतलब उसमें कोई चीज, कोई लाइन कहीं जा रही है, किसी की कोई लाइन कहीं जा रही है। अब किसी की राइटिंग इतनी गंदी है तो उसको फिर डिजिटली कर लो भाई, जिस नहीं लिख पा रहा वो डिजिटली कर लो, जिसको दिक्कत है इन सब चीजों में। मेरा ये सजेशन है, एक स्टूडेंट है गौतम, आई थिंक B सेक्शन में है, वो बहुत अच्छी तरीके से अपने असाइनमेंट सबमिट कर रहा है पावर पॉइंट पे बना के, और सीरियसली बहुत मजा आता है उसके असाइनमेंट्स देखने में और पढ़ने में। तो मैं ये चाहूंगा, ये मेरा एक सजेशन है कि अगर आप पावर पॉइंट यूज करके अपने असाइनमेंट्स बनाते हैं, इट विल बी रियली गुड। अपने प्रेजेंटेशन की तरह बनाएं, और क्यों बोल रहा हूं मैं उसके पीछे आपको रीजन बताता हूँ। सपोज करो आपको ये सेम टॉपिक कहीं डिलीवर करना है, कहीं पे सेमिनार देना है, कहीं वेबिनार देना है। उस वेबिनार को देते वक्त ये सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं और इनके ऊपर बात करनी है। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाओ कि ये वाले सारे जो टॉपिक हैं, जो क्वेश्चंस हैं, ये जो पूछे गए हैं, ये इतने क्रिस्पली और क्लियरली लिखे हो कि आप जो भी लिख रहे हो पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंक्रीट कवर, जिसमें सिर्फ इवन
स्लाइड दिखाने की वजह से आपको बोलने की जरूरत ना पड़े, इस टाइप से प्रेजेंटेशन बनाओ। समझ में आ रहा है? ठीक है, पक्का। ठीक है। और जिन लोगों को लगता है कि उनके हैंड राइटिंग की वजह से मार्क्स कटते हैं असाइनमेंट में, बट दे आर डूइंग एवरीथिंग फाइन, ये उन लोगों के लिए प्लीज डिजिटल फॉर्मेट यूज करो। और डिजिटल फॉर्मेट में वर्ड से अच्छा पावर पॉइंट यूज करो। आप प्रेजेंटेशन बनाओ और उसको डालो। और मैं एक चीज बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, किसी भी 2 असाइनमेंट में अगर सिमिलर कंटेंट मिला, कॉपीड हमें लगा, तो उन दोनों को 0 दे दिया जाएगा। कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाएगा कि इसने पहले बनाया उसने बाद में बनाया। और ये तुम लोग देख सकते हो ऑलरेडी किया जा रहा है। जो भी असाइनमेंट्स कॉपीड है सबको 0, और देयर वोंट बी एनी स्कोप टू इम्प्रूव दैट असाइनमेंट। ओके, उस असाइनमेंट को इम्प्रूव करने का स्कोप नहीं दिया जाएगा, तो दे दिया